हेलो स्टूडेंट्स, सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज है डेट 27 जून 2021 और हम टारगेट नीट सेमी मेजर 02 जूलॉजी पेपर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आइए हम वन बाय वन क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग 136 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखें तो 136 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, उस पर जाएं। देयर आर 3 endocrine glands involved in carbohydrate metabolism. Mark the correct set. हमें ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां बतानी है, 3 ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथियां बतानी है जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय से संबंधित हैं। तो अब देखें यहाँ पर ऑप्शन देखें। पहला पैनक्रियाज, न्यूरोहाइपोफाइसिस एंड एड्रिनल। देखिए न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है उसका कोई भी यहाँ पर हम देखते हैं कि रोल नहीं है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस तो होगा नहीं। फिर हम देखें पैनक्रियाज, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड थायराइड। ये लग रहा है, देखिए पैनक्रियाज बिल्कुल ग्लूकागॉन इंसुलिन। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस से हम देखते हैं कि ग्रोथ हार्मोन निकलता है और वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। एंड थायराइड, थायराइड तो मेन बीएमआर से रिलेटेड है, इसलिए वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से इंक्लूड उसको हम मानेंगे। अगले ऑप्शन देखें पैनक्रियास, पिट्यूटरी एंड लीवर। देखिए पिट्यूटरी में कंप्लीट पिट्यूटरी आ जाएगा, तो इसमें हम कंप्लीट पिट्यूटरी को चूज नहीं कर सकते। देन पैनक्रियास, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड थाइमस। देयर इज नो रोल ऑफ थाइमस इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सो हमें इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। बोन्स बिकम फ्रेजाइल इन। अस्थियां किसमें भंगुर हो जाती हैं? अब भंगुर का मतलब क्या है? जो अस्थियों का जो डेंसिटी है, बोन की जो डेंसिटी है, वो बोन मास जो है वो कम होने लग गया। वहां से जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो डिपॉजिट था, वो डिपॉजिट से वो वहां से रिमूव होने लग गए, इसलिए अब जो हड्डियां हैं वो टूटने की कंडीशन में आ जाएंगी। और ये आपको पता है एक डिजीज की कंडीशन होती है ऑस्टियोपोरोसिस, और ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर ही बनता है। और अगर आपको पता हो तो ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज के बाद में फीमेल में ज्यादा देखा जाता है। आंसर शुड बी फर्स्ट। 138 पर चलें। The 8th, 9th and 10th ribs are known as false ribs because their external positions are attached to. 8वीं, 9वीं और 10वीं पसलियों को कूट पसलियां कहा जाता है या जाना जाता है, क्योंकि उनके बाहरी भाग निम्न से संलग्न होते हैं। तो देखिए बड़े सिंपल सा है कि हम कहते हैं कि पहली 7 जोड़ी जो होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं। फर्स्ट 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू स्टर्नम, तो स्टर्नम से डायरेक्ट अटैच होती हैं। बट जो 8th, 9th और 10th जिनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं, वो जो है वो डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होती, वो 7th रिब से कार्टिलेज के थ्रू अटैच रहती हैं, कॉस्टल कार्टिलेज इसको हम बोलते हैं। और अगली जो आप देखेंगे कि जो 11th एंड 12th पेयर होती हैं वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। वो डॉर्स जो वेंट्रली है वो किसी से भी अटैच नहीं होती, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहती हैं। तो आंसर शुड बी सेकंड। क्वेश्चन नंबर 139। A person breathing normally at rest takes in and expels approximately half a liter. हाफ अ लीटर का मतलब हो गया लगभग 500 ml ऑफ एयर ड्यूरिंग ईच रेस्पिरेशन साइकिल। दिस इज कॉल्ड। देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई हाफ एन लीटर मतलब सामान्य सांस लेने वाला व्यक्ति प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान लगभग आधा लीटर वायु अंदर लेता है और बाहर निकालता है। इसे हम क्या कहेंगे? तो भाई एयर को एक श्वसन चक्र के दौरान, एक रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान, वो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन एयर को बाहर भी निकाल रहा है और एयर को अंदर भी ले रहा है। और कितनी ले रहा है? आधा लीटर, मतलब 500 ml। तो इसने डायरेक्ट डाटा दे दिया, तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, टाइडल वॉल्यूम हम कर देंगे, ज्वरीय आयतन। सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लोब्स एंड एल्विलाई प्रेजेंट इन बोथ द लंग्स ऑफ मैन आर। भाई मनुष्य के फेफड़े में आपको पसलियों और कुपिकाओं की संख्या बतानी है, कितनी होती है? तो हम सबको पता है कि मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं उनमें टोटल 5 जो है लोब्स पाई जाती हैं, पालियां जो होती 5 होती हैं। और उसके अलावा हम देखते हैं कि एल्विलाई जो होती हैं वो लगभग 300 मिलियन के करीब होती हैं। तो ये आप ध्यान रखें, ये डाटाबेस क्वेश्चन है, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट 141, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट? निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में नलिका नहीं होती? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिसमें नलिका नहीं होगी इसका अर्थ है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट ऑप्शन शुड बी डिस्कार्डेड, सलाइवरी ग्लैंड, देन मेमोरी ग्लैंड नहीं, और intestinal glands no, adrenal gland is a endocrine gland, so we have to choose answer 4, adrenal gland आंसर होगा 4th। नेक्स्ट चलते हैं 142, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में रक्त में परिवहित होती है? तो भाई हमें पता है ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन के साथ में बहुत कम है तो हम इसको चूज नहीं कर सकते, ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कार्बोनेट, यहाँ पर बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, आंसर थर्ड कर सकते हैं जल्दबाजी में, हमें कार्बोनेट नहीं करना है क्योंकि फोर्थ ऑप्शन दिया है बाइकार्बोनेट, तो आंसर यहाँ पर हमें फोर्थ चूज करना है बाइकार्बोनेट। देन नेक्स्ट 143, इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर stored in which part of reproductive system? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेमाइनल वेसिकल में, शुक्राशय में, नर जो कॉकरोच है उसमें शुक्राशय में जाकर के वो संग्रहित होते हैं, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेमाइनल वेसिकल। नेक्स्ट चलते हैं 144, द फैट सॉल्युबल विटामिन इज, फिर से बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का जो पेपर है सेमी मेजर 2 जो है, हम देखते हैं कि ये जो लेवल है आपको आरपीवीटी में मिल सकता है, इस टाइप का पेपर का जो लेवल है आपको आरपीवीटी के पेपर में मिल सकता है, जिसमें नीट से थोड़ा सा बिलो लेवल चलता है पेपर, तो आप कई बार नीट में भी आ जाता है इस टाइप का पेपर, बट मोस्टली आपको आरपीवीटी में मिलेगा ऐसा। द फैट सॉल्युबल विटामिन इज, भाई वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए डी ई के, तो यहाँ पर के, विटामिन के इज फैट सॉल्युबल विटामिन, आंसर शुड बी 3। नेक्स्ट 145, ए गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज, लाइपेज का एक अच्छा स्रोत है, देखिए सलाइवा में एमाइलेज मिलता है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। थर्ड ऑप्शन पे जाएं पहले, बाइल, पित्त में तो कोई एंजाइम मिलता ही नहीं, वो तो एमल्सिफिकेशन करता है, इसलिए बाइल सॉल्ट होते हैं वहां पे, इसको कट कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन पर जाएं गैस्ट्रिक जूस, वो भी कट हो गया। देखिए गैस्ट्रिक जूस में बहुत स्मॉल अमाउंट में मिल जाएगा लाइपेज, बट यहाँ पर पूछा गुड सोर्स ऑफ लाइपेज, तो गैस्ट्रिक जूस हम कट कर देंगे, मेनली गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड है। पैनक्रेटिक जूस में आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड देन प्रोटीन, तीनों टाइप का डाइजेशन और न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मिलते हैं, तो पैनक्रेटिक जूस जो है वहां पर आपको लाइपेज मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड। नेक्स्ट 146, अब देखिए 146 काफी बड़ा क्वेश्चन है बट है बड़ा ही सिंपल सा, आप इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, इजीली फिल कर सकते हैं। द डैश डैश इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, देखिए मेन लिम्फॉइड ऑर्गन दो ही है हमारे पास में, बोन मैरो और थाइमस, तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो बोन मैरो हो जाएगा। वे ऑल ब्लड सेल्स, देखिए जहां पर फॉर्मेशन का प्रोडक्शन का बोल दिया तो बोन मैरो में ही बनेगा, तो ऑल ब्लड सेल्स, तो यहाँ पर ऑल ब्लड सेल्स, और सेकंड पॉइंट है इंक्लूडिंग हो जाना चाहिए यहाँ पर, तो इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। द थर्ड इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनेथ द ब्रेस्ट बोन, अब देखिए लोब्ड स्ट्रक्चर जो है ना वो कौन सी होती है? थाइमस होती है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको थाइमस में भी जा सकते हैं। क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, देखिए जन्म के दौरान वो बड़ी होती है, परंतु जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसका साइज जो है वो घटता चला जाता है, तभी तो हम कहते हैं प्यूबर्टी अटेंड करने के बाद में बहुत छोटी रह जाती है और इम्यूनिटी वीक होती जाती है, वृद्धावस्था तक, ओल्ड एज तक जाते जाते हैं। बोथ 1 and 3 प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो 1 and 3 वही जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात कर रहा है, तो वो बोन मैरो और थाइमस हो जाएगा, तो आप आंसर इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एडल्ट एनालिड्स हैव सिमेट्री सिमिलर टू दैट ऑफ, वयस्क एनालिडा की समिति जो है वो किसके समान होगी? देखिए वयस्क एनालिडा में बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। एडल्ट सिलेंट्रेट, वो सिलेंट्रेट में रेडियल है, कट कर देंगे। मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस वहां पर एसिमेट्रिकल होते हैं, कट कर देंगे। एडल्ट इकाइनोडर्मिड्स रेडियल, पेंटामेरसली रेडियल सिमेट्री होती है, थर्ड ऑप्शन भी कट कर देंगे। बचा कौन सा? फोर्थ ऑप्शन, कॉर्डेट्स, क्योंकि ऑल कॉर्डेट्स हैव बाइलेटरल सिमेट्री, आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 148, members of which phylum lack a well defined circulatory system and
रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस संघ के सदस्यों में एक अच्छी तरह से परिभाषित परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र की कमी होती है? देखिए, एसके हेल्मिंथिस में अभी तक श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र विकसित नहीं हुआ है। चलिए इसके अलावा हम और ऑप्शन देखें। एनेलिडा में आपको पता है श्वसन तंत्र है, प्लस वहां पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मिल जाएगा क्लोज टाइप का। आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप सर्कुलेशन है, प्लस रेस्पिरेशन की तो बहुत सारी संरचनाएं स्ट्रक्चर्स डेवलप हो चुकी हैं। देन हेमिकॉर्डेट्स तो फिर भी आगे आगे हायर फाइलम्स की तरफ चल रहे हैं हम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट एसके हेल्मिंथिस। एसके हेल्मिंथिस में वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट 149, which of the following act as a supportive framework for epithelium? निम्नलिखित में से कौन सा उपकला के लिए आधारी ढांचे के रूप में काम करता है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो ठीक हमारे उपकला हमारी स्किन के भी नीचे मिलता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर वो एज ए सपोर्टिव स्ट्रक्चर काम करता है। तो 149 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट चलें 150, उस पर आप देखें epithelium A is commonly found in duct of Lanz and tubular part of the nephron। ये सीधे सीधे एनसीईआरटी से लिए गए पॉइंट्स हैं, तो बहुत अच्छा पेपर है, एनसीईआरटी बेस्ड पेपर है। तो अगर आप इस टाइप के पेपर्स सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है नीट के पेपर के लिए। epithelium A is commonly found in duct of Lanz and tubular part of the nephron। देखिए सिंपल सा है कि tubular part of the nephron में आपको मिलेगी सिंपल क्यूबॉइडल epithelium, तो A is simple cuboidal epithelium। Then epithelium B is found in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tube। तो वहां पर सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है और कई बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, वो होती है ciliated epithelium। Then C, epithelium C provides protection against the chemicals and mechanical stresses। देखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस में आप देखेंगे कि जो लेयर बाय लेयर जिसमें मल्टीपल लेयर्स होंगी, मतलब कंपाउंड एपिथेलियम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चूज करें तो देखिए ए ऑप्शन कट हो जाएगा, क्योंकि बी सिंपल कॉलमनार नहीं होगी, वो सिलेटेड होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन सिंपल कॉलमनार नहीं होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन कट हो गया। थर्ड भी कट हो गया, सिंपल कॉलमनार नहीं। फोर्थ ऑप्शन देखिए सिंपल क्यूबॉइडल, देन बी सिंपल जो आपके सिलेटेड एपिथेलियम एंड सी इज कंपाउंड एपिथेलियम। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 151, which of the following is not correctly matched? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो करेक्टली मैच नहीं है उसको आपको पहचानना है। Muscular is mucosa, it is the outermost layer of layer and it is made up of a thin mesoepithelium with some connective tissue। देखिए म्यूकोजा आउटर मोस्ट लेयर नहीं है। मस्कुलर इसकी बात करें, मस्कुलर म्यूकोजा तो आउटर मोस्ट लेयर है ही नहीं, तो पहला ही गलत हो गया। यहाँ पर आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, तो 151 का फर्स्ट होना चाहिए। बाकी भी हम चेक कर लें। हेपेटिक लोब्यूल्स, these are the structure and functional units of the liver connecting hepatic cells arranged in the form of cords। बिल्कुल सही है। Then third option, parietal cells, they secrete HCl and intrinsic factor in the stomach। That is also right। Diarrhea, the abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge। बिल्कुल सही। तो अगले तीन जो ऑप्शंस हैं वो करेक्टली मैच्ड है, बट फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, शुड बी फर्स्ट। नेक्स्ट, सीरम इज हैविंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीरम में निम्नलिखित में से सभी होते हैं सिवाय एक चीज के, वो आपको पता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर एब्सेंट इन सीरम। प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। तो आंसर शुड बी थर्ड, द क्लॉटिंग फैक्टर्स। What will be the additional volume of air that a person can expire by a forceful expiration? तो forceful expiration के साथ में additional जो volume होगा उसमें सीधी सी बात है, आपको आंसर करना होगा 1100 ml। तो अब ये कौन से किस टाइप की जो वॉल्यूम है उसकी बात कर रहा है वो आप समझ चुके होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी डाटाबेस है वो आपको कभी भी गलत नहीं करने चाहिए। 154, in animals, a specialized cells for osmoregulation and excretion was first seen in। देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार गलती कर देते हैं। प्राणियों में परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं सबसे पहले किस फाइलम में देखी गई होंगी? देखिए एनेलिडा, एनेलिडा में उत्सर्जी संरचनाएं हैं, बट उससे पहले भी बन चुके हैं। जैसे हम देखें प्लैटीहेल्मिन्थेस से सबसे पहले आ चुका है, तो वहां पर आप देखते हैं कि फ्लेम सेल्स ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। फिर सिलेंट्रेटा में नहीं है, मोलस्का में विकसित है, बट हम देखते हैं ऑर्गेनोबोजानस और आप देखोगे किडनी वगैरह भी डेवलप हो जाती हैं। प्लैटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो वहां पर आपको फ्लेम सेल्स मिलेंगी। सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम परासरण नियमन के लिए यहीं पर ही विकसित हुआ है।
तो 154 का आंसर जाएगा फोर्थ। देन सॉफिश एंड बेटा आर रेस्पेक्टिवली, ये आपको फिशेस के बारे में पूछा गया और ये आपको कॉमन नेम इनके बताने हैं, कॉमन नेम दिए गए और पूछा आपसे। तो देखिए ये कौन कौन से हो जाएंगे, प्रिस्टिस एंड फाइटिंग फिश जो होती हैं वो सॉ फिश और बेटा कहलाते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड है। 156 सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर ऑफ ऑफ्यूरा फ्रॉम बेलेनोग्लोसस। देखिए बेलेनोग्लोसस और ऑफ्यूरा, ऑफ्यूरा इज द मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा एंड बेलेनोग्लोसस द मेंबर ऑफ हेमिकॉर्डेटा। दैट मींस हमें इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर बताना है, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कई बार हम गलत कर देते हैं। सेलेक्ट द डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर ऑफ ऑफ्यूरा फ्रॉम बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस से ऑफ्यूरा के विभेदनीय लक्षणों का चयन करना है। पहला हैज एन एंडोस्कैटोन कैलकेरियस ऑसिकस, ठीक है भाई, क्योंकि हम देखते हैं इकाइनोडर्मेटा तो इसीलिए नाम पड़ा है उसका। हैज वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज आल्सो कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा फाइलम। हैज रेडियल सिमेट्री, दैट इज आल्सो कैरेक्टर ऑफ इकाइनोडर्मेटा। देन यहाँ पर हमें ऑल ऑफ दीज आंसर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी कैरेक्टर्स जो हैं वो इकाइनोडर्मेटा के हैं और वो डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर है फ्रॉम बेलेनोग्लोसस ऑफ हेमिकॉर्डेटा। Next, 157. The most immediate source of energy for living cells is generally in the form of, इसमें सोचने की बात ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आर द फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो वो सबसे पहले हमें एनर्जी देंगे, तो आंसर जाएगा फोर्थ। 158. डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर, पाचक एंजाइम क्या होते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं वो। जैसे आप देखते हो कि माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेंगे वाटर के प्रेजेंस में, तो एक टाइप का हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म होती है, वो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होती है, तो वो हाइड्रोलाइसिस होते हैं सभी टाइप के, तो आंसर होगा फर्स्ट। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड है। 159. given below is the diagrammatic representation of impulse conduction through an axon, ठीक है। select the option with the incorrect information about impulse conduction at point A and B। A और B में आपको impulse conduction के बारे में गलत पॉइंट चूज करना है। देखिए पहला ऑप्शन, an electric current flows on the inner surface from A to B। देखिए A to B जो है वो बोल रहा है कि करंट का फ्लो करेगा इनर सरफेस पर, तो ये बात तो होगी आपकी यहाँ पर हम देखें कि गलत हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइड A to B एंड ऑन आउटर सरफेस फ्रॉम B to A, तो ये इसने उल्टा बोल दिया, इसलिए ये हो गया आपका गलत, इनकरेक्ट। तो ठीक है, उसके बाद में हम देखें एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट A अराइव्स एट साइट B, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल A पर ही है, तभी तो वो आगे जाकर के B में जाएगा, B तो सही हो गया। देन C, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइट B अराइव्स एट साइट A, ये उल्टा हो गया तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर पहला और तीसरा ऑप्शन गलत हो गया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर D। सॉरी यहाँ पर आंसर होगा इसका सी जो है गलत। देखिए ए पॉइंट पर वापस जाता हूं मैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट इज द करेक्ट बिकॉज एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, यहाँ पर पॉजिटिव से माइनस जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर आप देखेंगे डायग्राम में प्लस से माइनस जा रहा है, तो सही है, प्लस से माइनस जा रहा है अंदर की तरफ और बाहर भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो पहला तो हो गया आपका सही। उसके बाद में हम देखें दूसरा, एक्शन पोटेंशियल ए पर अराइव हो रहा है, बिल्कुल सही है ये। सी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि बी पर एक्शन पोटेंशियल नहीं है, वो ए से जनरेट हुआ है, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो आंसर होगा इसका थर्ड। पहला ऑप्शन सही है क्योंकि हमेशा करंट फ्लो जो है प्लस से माइनस की तरफ होगा, जो कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो सही है। 160. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट टू थर्ड अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट। भाई अब कौन सा सही है उसे हमें चूज करना है। In man, vertebral column has 33 bones organized as 28 bones, गलत, 26 पर होंगी ना, vertebral column में कितनी होती है, 26 bones होती है, पहला गलत है। Pectoral girdle is made up of 2 bones only। Pectoral girdle जो है हम कहते हैं कि 2 bones से बना होता है, तो पेक्टोरल गर्डल तो आप कौन सा कह सकते हैं कि भाई अंश मेखला जिसको हम बोलते हैं, अंश मेखला क्लाविकल और स्कैपुला से बना है, सही है। Osteoporosis is characterized by micro architectural deterioration of the bone। अस्थि सुशीलता
को अस्थि की सूक्ष्म संरचना में विघटन द्वारा विश्लेषित किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन गलत लग रहा है कि वहां पर 28 की जगह 26 होना चाहिए था, तब सही हो जाता। इसलिए फोर्थ आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट 161, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा कथन सत्य नहीं है? द parietal sorry the partial pressure of oxygen in oxygenated blood is 95 mmHg। सही है, बिल्कुल 95 होता है। then the partial pressure of oxygen in the alveolar air is 104 mmHg। alveoli में 104 होता है, सही है। the partial pressure of carbon dioxide in the alveolar air is 40 mmHg, ये भी सही है। बट फोर्थ ऑप्शन देखें, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95, कभी भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कभी भी 95 mmHg नहीं पहुंचेगा। फोर्थ आंसर इनकरेक्ट है, तो फोर्थ आंसर करेंगे हम। 162, which of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? During summer, when body loses a lot of water by evaporation, the release of ADH is suppressed। सप्रेस क्यों होगा? ADH इज ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वो तो क्या करेगा, बॉडी में पानी को रिटेन करके रखेगा, वाटर के रिटेंशन के लिए जरूरी है। तो सप्रेस कर दोगे तो आप पहले ही गर्मी में पसीने के थ्रू पानी बाहर जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, और ADH को भी सप्रेस कर दिया तो पानी की तो और कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा पर्सन को। पहला तो हो गया गलत, हमें करेक्ट चूज करना है। When someone drinks lot of water, ADH release is suppressed। भाई देखिए, बहुत ज्यादा पानी पी लिया, बाहर से आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तो ADH कहेगा भाई मेरी क्या जरूरत है, मैं क्यों सिक्रेट हूँ, मुझे पानी बचाना है, बट आपने पानी पहले से बाहर से पी लिया है, तो मेरे रिलीज को आप सप्रेस कर दीजिए। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। देन एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। रक्त प्रवाह को ठंडे तापमान के संपर्क में आना एंजियोटेंसिन सेकंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड कब बनेगा? जब बॉडी में पानी की कमी होगी, बीपी कम हो जाएगा। बीपी बढ़ाने के लिए होता है भाई, ठंडे टेम्परेचर में पानी की एनफ अमाउंट है तो उसको कोई जरूरत नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। An increase in glomerular blood flow stimulates formation of angiotensin second। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का इंक्रीज होना नहीं करेगा, क्योंकि GBF जिसको हम बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ गया है, तो भाई वहां पर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड कब रिलीज होगा? जब ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये भी गलत हो गया, आंसर यहाँ पर जाएगा सेकंड, तो आंसर होगा सेकंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन प्लस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म पर क्वेश्चन पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है, तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 163, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं पास इजिली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन टू एक्ट इन द न्यूक्लियस। हाँ लग रहा है भाई, क्योंकि वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और न्यूक्लियस में जाकर के जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। Include testosterone, glucocorticoid and relaxin। Relaxin is not a steroid hormone, it is a proteinaceous hormone, so second option is wrong। Are produced in the gonads only। नहीं, gonads क्यों, adrenal cortex में भी बनेंगे। Stimulates liver cells to convert glucose to glycogen। नहीं, ये भी गलत हो गया, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जैसे आप देखते हो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज ए स्टेरॉयडल हार्मोन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर फोर्थ भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही है इसका, 163 का फर्स्ट। देन 164, चूज द हिंज जॉइंट फ्रॉम द गिवन एग्जांपल्स ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी। तो 164 का हमें देखना है कौन कौन सा हो जाएगा हिंज जॉइंट, जो आपको देखना है। देखिए, एक तो एल्बो जॉइंट दिखाई दे रहा है मुझे, एल्बो जॉइंट इज ए हिंज जॉइंट, तो एल्बो जॉइंट हो गया हिंज जॉइंट। उसके बाद में आप देखेंगे थर्ड इंटरफेरेंजियल जॉइंट। इंटरफेरेंजियल जॉइंट ये आप देख रहे हैं, तो ये भी क्या एक टाइप का हिंज जॉइंट है। उसके बाद में आप देखेंगे नी जॉइंट, नी जॉइंट इज आल्सो ए हिंज जॉइंट, तो आप उसमें ऑप्शन चूज कर सकते हैं सेकंड, देन थर्ड एंड फिफ्थ। ऐसा ऑप्शन मिल रहा है हमें फोर्थ, तो 164 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट 165, at the posterior pole of the eye lateral to the blind spot there is a yellowish pigment spot called macula lutea with a central pit called, उसे हम क्या बोलते हैं, फोबिया सेंट्रलिस कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो सीधा सिंपल सा आंसर रहेगा फोबिया सेंट्रलिस, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट 166 जो है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्रेन का है, तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो इस पर तो गलती होनी नहीं चाहिए।
तो 166 का हम देखें, ए तो हमें साफ साफ पता चला है सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। बी क्या है, मैमेलियन ब्रेन की खास बात है कॉर्पस कैलोजम, जो कि दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर को जोड़ने का काम करता है। सी जो है थैलेमस हो जाएगा। डी सिंपल सी चीज, हमें पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है। ई जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, एंड पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में जो एफ है वो सेरेब्रल एक्वाडक्ट है, जो कि जोड़ने का काम करती है एज ए वेंट्रिकल, ब्रेन का जो वेंट्रिकल है वो। तो बड़ा ही सिंपल सा है, 166 का आंसर फोर्थ हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, ये आप कभी भी गलत ना करें। 167, द फंक्शन ऑफ आवर विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय। तो हमारे जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनका कंट्रोल हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आंसर सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है सेकंड, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट 168 पर हम चले। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इज कॉल्ड एज। सिंपल सा है, गाउट कहलाएगा वो। जब भी यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स पर एक्यूमुलेट हो जाता है और वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पेन होता है, तो उसको हम गाउट कहते हैं। गाउट हम देखते हैं कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के डिसबैलेंस होने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट 169, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। कौन सा युग्म असत्य है। तो यहाँ पर आपको जॉइंट्स ही दिए गए हैं, यहाँ पर पहचाने हिंज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल। भाई ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हुआ, ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, तो पहला ही गलत हो गया हिंज जॉइंट। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर कर देंगे, और बाकी आप ऑप्शन देखेंगे तो वो सही है, तो आंसर शुड बी फर्स्ट। नाउ 170, which is organic compound act as cofactor that remain tightly bounded with apoenzyme। भाई tightly bounded का पूछा है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप is always tightly bound with the apoenzyme part of the enzyme, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। Now 171, choose the correct statement। पहला हम देखें, जो km वैल्यू दी हुई है, km कांस्टेंट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट व्हिच the enzymatic reaction attains half of its maximum velocity Vmax by 2। सही बात है। तो भाई Km क्या होता है, Km वही कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की जब हम हमारी रेट ऑफ रिएक्शन का हाफ पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम Vmax का हाफ पहुंच जाते हैं, तो ये तो हो गया सही। एट लोअर Km हायर द सबस्ट्रेट एफिनिटी फॉर एंजाइम, बिल्कुल सही है भाई। जितना आप कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रखोगे उतनी ज्यादा अगर एक्टिविटी है, एंजाइम ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हुए, तो वहां पर हम कहते हैं कि Km वैल्यू लो होगी, बिल्कुल सही है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। Vmax is reached when all the active sites of enzymes are saturated with substrate। सही बात है भाई, Vmax कब मिलेगा, जब हमारा सबस्ट्रेट के साथ में सभी एक्टिव साइट जो है सैचुरेट हो जाएंगी एंजाइम की। तो यहाँ पर तो मुझे सभी कथन जो है, सभी स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। नाउ 172, many organic substances are negatively charged, जैसे कि एसिटिक एसिड दिया है, while other are positively charged, जैसे अमाइनो अमोनियम आयन दिया है। An amino acid under certain condition would have both positive। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, both positive नेगेटिव चार्ज हैं एक ही सेम मॉलिक्यूल पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूटरायनिक फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें तो आंख बंद करके आप एग्जाम आंसर लगा सकते हैं, ज्यूटरायनिक फॉर्म। फिर से 173 देखें तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से दिया गया एनसीईआरटी का डायग्राम है, ए से डी को पहचानना है आपको। तो ये क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ कि करवाने जैसे नहीं होते हैं, आपको खुद को कर लेने चाहिए। तो 173 का हम देखें तो ए क्या है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, तो भाई हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं वो हैं। फिर बी पोर्टल वेन है, हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन होता है, तो पोर्टल सर्कुलेशन दिया है। सी पोर्टल, ये जो सी है जो न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और डी जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज एडिनो हाइपोफाइसिस। नेक्स्ट 174 इज ए कॉलम मैच क्वेश्चन। यहाँ पर आपको हार्मोन दिए गए, उनके फंक्शंस पूछे गए। तो देखिए एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन किससे रिलेटेड है, इमरजेंसी हार्मोन है फियर फाइट और फ्लाइट के लिए, तो इसमें से आप ऑप्शन चूज करें। स्टिमुलेट मसल ग्रोथ, नहीं। डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, नहीं। ब्रेकडाउन ऑफ लिवर, ग्लाइकोजन, नहीं। इंक्रीज हार्ट रेट को बढ़ा देगा, तो ए का तो हो जाएगा फोर्थ से, तो ए का आपको करना है फोर्थ से। देन टेस्टोस्टेरॉन, देखिए टेस्टोस्टेरॉन मेल में हम देखते हैं कि मेल में मस्कुलर जो है मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, या फिर उसको हम देखते हैं कि मैजेस्टिक बनाने के लिए,
तो टेस्टोस्टेरोन मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। देन ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, तो ब्रेकडाउन ऑफ लीवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, तो थर्ड से हो जाएगा सी का। एंड देन एएनएफ, एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जो कि हार्ट की एट्रियल वॉल से सिक्रीट होगा और वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, सोडियम को, मोर एंड मोर सोडियम को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करेगा। यहाँ पर आप इजीली इसको मैच कर सकते हैं 174 का। अब आप देख लीजिए 174 का आंसर हो जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको फंक्शंस पता होने चाहिए हार्मोन्स के। 175, 175 में कहता है हिपेटिक लोब्यूल, यहाँ पर भी कॉलम मैच करना है आपको, हिपेटिक लोब्यूल। देन क्रिप्स ऑफ लिवर कोन, ये आपको पता है क्रिप्स ऑफ लिवर कोन जो है बेस ऑफ विलाई पर मिलेंगे। देन स्फिंक्टर ऑफ ओडाई हेपेटोपेनक्रेटिक डक्ट पर मिल जाएगा आपको। सिस्टिक डक्ट इज अ डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, तो ये भी आप सिंपल सा मैच कर सकते हैं। हेपेटिक लोब्यूल का हो जाएगा ग्लिसंस कैप्सूल, जो कि लीवर को कवर करने वाला एक कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है, और ये मैमेलियन लीवर की खास बात है, ये भी आप इजीली मैच कर सकते हैं। फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एलिमेंट्री कैनाल, उसकी हिस्टोलॉजी पर डायग्राम दिया गया है, आप पहचान सकते हैं सबसे बाहर कौन सी होगी, सिरोजा। देन उसके बाद में बी जो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो मसल लेयर है मस्कुलरिस हो जाएगा, जिसमें सीएमएल और एलएमएल दिखाया गया है। देन जो सी है वो सब म्यूकोजा हो जाएगा, और डी जो है वो म्यूकोजा हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर। देन 177, स्टडी द अकम्पेनिंग फिगर। भाई ये आपको एल्वियोलाई वाला डायग्राम दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से दिया गया है, तो इसमें भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ए जो है वो बेसमेंट सब्सटेंस हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में है। देन बी आप देख रहे हैं आरबीसी दिखाई गई है, और सी जो है एल्वियोलर वॉल है, जो कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है। तो ये अपनी एपीएमपी 2011 के क्वेश्चन पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। देन फिर से 178 पर देखें तो ये ब्लड पिक्चर दी गई है, और जो है हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब किया गया होगा एक पर्सन का, तो उसमें आपको सेल्स पहचाननी है, डब्ल्यूबीसी है मेनली। तो देखिए ए जो है वो बाइलोब्ड है, तो वो तो कौन सा हो जाएगा, इओसिनोफिल हो जाएगा, रेडिश कलर की दिखाई दे रही है। सी जो है आपके मल्टी लोब न्यूक्लियस है, 3 to 7 लोब है, तो वो न्यूट्रोफिल हो जाएगा। बी जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि बी मोनोसाइट होना चाहिए, क्योंकि मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो हॉर्सशू शेप, किडनी शेप, या उसके न्यूक्लियस में नॉच मिलती है, इसलिए। और डी जो है आपकी लिम्फोसाइट हो जाएगी, बिकॉज इट हैज स्फेरिकल और सर्कुलर न्यूक्लियस। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है डब्ल्यूबीसी पर। देन 179, तो 179 पर हम देखें एक पर्सन का ईसीजी दिया हुआ है, तो क्या क्या पहचान सकते हैं हम। तो यहाँ पर दिया है कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस, तो वन कंप्लीट इम्पल्स, तो भाई वन कंप्लीट इम्पल्स क्यूआरएस होता ही है कॉम्प्लेक्स। पीक टी, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, नहीं देखिए टी पर तो क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल हो जाएगा, तो गलत है। देन पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, नहीं ये भी गलत है। एंड पीक पी इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, नहीं ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, बड़ा इजीली आप मैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इजीली कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए तो यूरेटर है, जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ यूरिन को लेकर के आएंगी। देन बी आप देखेंगे इंफीरियर वीना कैवा है, तो वो वापस से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जाएंगी। उसके बाद में सी हो जाएगा आपके, आप देखते हैं कि जो एक तो जो डी वाला पोर्शन है उसमें हम देखें तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा आपके मूत्र नलिका हो जाएगी, जिसको हम यूरेथ्रा बोल रहे हैं। सी डॉर्सल आउटा है, डॉर्सल आउटा वो आउटा है जो कि प्योर ब्लड सप्लाई करेगी किडनीज को, और ई जो है वो रीनल पेल्विस है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हुआ। तो स्टूडेंट्स ये आपके 180 क्वेश्चन तक मैंने 136 to 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, 45 क्वेश्चन सॉल्व कराए। ये जो पेपर था आपका वो नीट लेवल से थोड़ा इजी था, इजी भी पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। आरपीवीटी लेवल का मैं मानकर चल रहा हूँ इसमें, और इसमें आपके 45 में से 45 होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ऐसे पेपर्स में गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो कई बार इजी पेपर होने पर गलती होने के भी चांसेस बने रहते हैं। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए,
और मेहनत करें, सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और टेस्ट पेपर्स की तैयारी करते रहें, सेल्फ स्टडी करें अच्छे से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन डे पर। थैंक यू।